जयतु संस्कृतं जयतु संस्कृतं जयतु संस्कृतं। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। आज मैं निज चैनल संस्कृत साधना में सभी संस्कृतज्ञों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज इस चैनल पर उपस्थित होने का मेरा उद्देश्य है कि आचार्य मम्मट द्वारा लिखे गए काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास के अंतर्गत वर्णित मध्यम काव्य के ऊपर विचार करना। आचार्य मम्मट ने काव्य का त्रिधा विभाजन किया है, जिसमें ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य और चित्र काव्य के नाम से क्रमशः अभिहित किया गया है। इस ध्वनि काव्य को ही उत्तम काव्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई है और तृतीय तथा अंतिम जो काव्य का विभाग है उसे चित्र काव्य कहा गया है और इसके शब्द चित्र तथा अर्थ चित्र पुनर्द्विधा विभाग किए गए। काव्यों की संख्या 3 है, तो मध्य में यह गुणीभूत व्यंग्य काव्य है, इसलिए इसका नाम मध्यम काव्य भी रखा गया है। आचार्य मम्मट ने जिस प्रकार से काव्यों के भेद किए हैं उसके अनुसार कि व्यंग्य की प्रधानता होगी तब उत्तम काव्य या ध्वनि काव्य होगा, और जब व्यंग्य अर्थ की अपेक्षा वाच्य अर्थ चमत्कारित्व को प्राप्त करेगा तब वहाँ पर व्यंग्य अर्थ के गौड़ होने से गुणीभूत व्यंग्य नामक काव्य माना गया है। आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास से लेकर दशम उल्लास पर्यंत जो कुछ भी लिखा है वह अपने काव्य के स्वरूप तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि इसी के आधार पर किया है। प्रथम उल्लास इनका भूमिका स्वरूप है, बहुत महत्वपूर्ण है, और द्वितीय उल्लास के अंतर्गत शब्द और अर्थ का विवेचन किया गया है। तृतीय उल्लास के अंतर्गत आर्थी व्यंजना का विवरण दिया गया है और चतुर्थ उल्लास के अंतर्गत रसों का विवेचन किया है। पंचम उल्लास के अंतर्गत गुणीभूत व्यंग्य काव्य के सोदाहरण प्रस्तुतिकरण प्राप्त होते हैं और षष्ठ उल्लास के अंतर्गत चित्र काव्य का समुल्लेख हुआ है। सप्तम उल्लास के अंतर्गत दोषों का निरूपण किया गया है। ततश्च अष्टम उल्लास के अंतर्गत गुणों का विवेचन कर दिया गया है। इसके पश्चात नवम उल्लास में शब्दालंकार
और दशम उल्लास में अर्थालंकार का विवेचन किया गया है। पुनः अपने बिंदु पर वापस आते हैं कि आचार्य मम्मट ने ध्वनि काव्य या उत्तम काव्य के लक्षण में लिखा है, इदमुत्तम अतिशयन व्यंग्ये वाच्या ध्वनिर्बुधैः कथिता। वाच्य अर्थ की अपेक्षा व्यंग्य अर्थ के अतिशायी होने पर यह उत्तम काव्य है और इसे ही ध्वनि काव्य के रूप में कहा गया है। हाँ, यहाँ एक प्रश्न ये भी बनता है कि आचार्य मम्मट ने जो काव्य के त्रिधा विभाग किए, इसका मानक क्या है, इसका आधार क्या है, किस आधार के चलते आचार्य मम्मट ने काव्य के 3 प्रकार के विभाग किए हैं। तो आचार्य मम्मट ने जो काव्य के त्रिधा विभाग किए हैं उसका मानक व्यंग्य अर्थ है। यह व्यंग्य अर्थ ही काव्य के त्रिधा विभाग को निश्चित किया करता है। यदि व्यंग्य अर्थ प्रधान होगा, चमत्कारी होगा, तब ध्वनि काव्य होगा, और जब व्यंग्य अर्थ गौड़ हो जाएगा तब उसे गौड़ होने के कारण ही गुणीभूत व्यंग्य यथा नामनि तथा गुणे के आधार पर कहा गया है। और जहाँ पर यह परिलक्षित होगा कि कवि का उद्देश्य शब्दालंकार और अर्थालंकार को ही प्रकट करना है, या शब्द और अर्थ में ही कवि पाठक को जिसे कहने उलझा रहे हैं, तब वहाँ पर ये क्रमशः शब्द चित्र और अर्थ चित्र का उदाहरण होगा। इसी का नाम अधम या अवर काव्य के रूप में किया गया है। अब पुनः अपने विषय पर लौटते हैं कि आचार्य मम्मट ने अपने उत्तम काव्य के पश्चात ध्वनि काव्य के अनंतर गुणीभूत व्यंग्य काव्य का उल्लेख किया है, और उसका उल्लेख करते हुए लक्षण दिया है, अतादृश गुणीभूत व्यंग्यम तु मध्यमम। मध्यमम किम काव्यम, मध्यम श्रेणी का काव्य हुआ करता है। और अतादृश गुणीभूत व्यंग्यम, यह यहाँ पर खंड है, तो गुणीभूत व्यंग्यम जहाँ पर व्यंग्य अर्थ गौड़ हो जाता है। और लिखा है अतादृशी, तो तादृशी माने वैसा होने पर और अतादृशी माने वैसा न होने पर। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि कैसा न होने पर, तो इस मध्यम काव्य के लक्षण के पूर्व आचार्य मम्मट ने उत्तम काव्य या ध्वनि काव्य का लक्षण सोदाहरण दिया है, और वहाँ स्पष्टता कहा है, इदम उत्तम अतिशयन व्यंग्ये वाच्या ध्वनिर्बुधैः कथिता। व्यंग्ये अतिशयनि इदम उत्तमम बुधैः ध्वनि कथिता। बात स्पष्ट है कि जहाँ पर व्यंग्य अर्थ अतिशायी होगा वहाँ पर उत्तम काव्य होगा, और इसे ही ध्वनि काव्य के रूप में भी कहा गया है। अब यहाँ पर जो मध्यम काव्य के लक्षण के अंतर्गत लिखा है अतादृशी, वैसा न होने पर, तो मन में प्रश्न होता है कि कैसा न होने पर। तो इसके पूर्व जो लक्षण दिया उत्तम काव्य का, उसमें दिखाया कि व्यंग्य अर्थ के प्रधान होने पर, व्यंग्य अर्थ के अधिक चमत्कारशील होने पर, व्यंग्य अर्थ के अधिक मनोहारी होने पर यह उत्तम काव्य होगा। तो अब आते हैं अपने विषय पर कि वैसा न होने पर, तो कैसा न होने पर, अर्थात जो उत्तम काव्य के अंतर्गत लक्षण दिया है वैसा न होने पर, जब यह व्यंग्य अर्थ गौड़ हो जाएगा तो व्यंग्य अर्थ के गौड़ता के कारण इसका नाम गुणीभूत व्यंग्य भी पड़ेगा, और 3 के बीच में है, इसीलिए इसका नाम मध्यम काव्य भी कहा जाएगा।
आचार्य मम्मट ने यह काव्य का स्वरूप इस गुणीभूत व्यंग्य के काव्य का जो स्वरूप बताया है, इसको आदरणीय मम्मट ने ये आनंदवर्धन से अपनी सहमति व्यक्त करते हुए लगते हैं। जैसे आचार्य आनंदवर्धन ने दिखाया है, प्रकट किया है कि सबसे पहले तो उन्होंने अपने ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योत में ध्वनि काव्य का उल्लेख किया। यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृत स्वार्थौ, यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृत स्वार्थौ, व्यंगतः काव्य विशेषः सध्वनिरिति सूरिभिः कथितः। ध्वनि काव्य वहाँ पर बता दिया। और आगे चल करके आचार्य आनंदवर्धन ने यह भी बताया कि एक दूसरे प्रकार का भी भेद हुआ करता है। ध्वनि काव्य तो होता ही है, लेकिन एक और होता है, तो उसके लिए कारिकाबद्ध इनका उल्लेख है आनंदवर्धन का। और आनंदवर्धन ने कहा है, प्रकारोन्यो गुणीभूत व्यंग्यः काव्यस्य दृश्यते, प्रकारोन्यो गुणीभूत व्यंग्यः काव्यस्य दृश्यते, यत्र व्यंग्यान्वये वाच्ये चारुत्वं स्यात् प्रकर्षवत्, चारुत्वं स्यात् प्रकर्षवत्। कि एक अन्य प्रकार का भी गुणीभूत व्यंग्य नाम का काव्य होता है, जहाँ पर वाच्य अर्थ की चारुता ये प्रकर्ष पर हो जाती है, उन्नति को प्राप्त कर जाती है। तो आचार्य मम्मट ने आनंदवर्धन के ही उस स्वरूप को समाहित किया है, और तभी इन्होंने लिखा है, अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम तु मध्यमम। इस सूत्र के अंतर्गत, इस लक्षण के अंतर्गत, इस स्वरूप के अंतर्गत आचार्य मम्मट ने इस गुणीभूत व्यंग्य या मध्यम काव्य के लक्षण को प्रस्तुत किया है। अब यहाँ पर आचार्य मम्मट ने एक उदाहरण इसका दिखाया है, और वह उदाहरण किसी नायिका का है, और दिखा रहा है, ग्राम तरुणम तरुण्या नवमंजुल मंजरी सनाथ करम, पश्यन्त्या भवति मुहुर्नितराम मलिना मुखच्छाया, पश्यन्त्या भवति मुहुर्नितराम मलिना मुखच्छाया। ये यहाँ पर पद्य है, श्लोक है, और इसका अर्थ कर रहा हूँ और प्रयास करूँगा कि सुस्पष्ट हो जाए। ग्राम का एक, किसी ग्राम का, ग्राम गांव, किसी गांव का एक तरुण है और कोई एक तरुणी है। तो गांव के उस तरुण को तरुणी ने देखा। उस तरुण ने वंजुल की मंजरी को हाथ में ले रखा है, और उसको वैसा देख करके ग्राम तरुणम शब्द का प्रयोग किया है कि गांव के तरुण को देख करके, युवा को देख करके उसने अपने हाथ में वंजुल की मंजरी को ले रखा है, और उसको देख करके तरुण्याः मुख छाया मलिना भवति, उस तरुणी के मुख की छाया मलिन हो जाती है। अब यहाँ पर प्रश्न यह है कि छाया शब्द का प्रयोग क्यों किया? तो छाया शब्द का प्रयोग यद्यपि किया, छाया शब्द का अर्थ यद्यपि परछाई होता है, किंतु यहाँ पर छाया सूर्य प्रिया कांति प्रतिबिंब मनातपा, यहाँ छाया शब्द का अर्थ कांति हो जाएगा कि उस तरुण को, जो तरुण की अपने हाथ में वंजुल लता की मंजरी को लिया हुआ है,
उसको देख करके तरुणी के मुंह की कांति, मुखच्छाया ये म्लान हो गई। यहाँ पर देखा जाए तो ये जो हमने अभी अर्थ किया, जैसा शब्द है वैसा अर्थ है, यही वाच्यार्थ है। और यद्यपि यहाँ पर व्यंग्य अर्थ भी है कि वह तरुण अपने हाथ में मिलन स्थल, संकेत स्थल से मंजरी को लेकर के हाथ में खड़ा है और उसके हाथ में उस मंजरी को देख करके उस तरुणी युवती के मुंह की कांति म्लान हो जा रही है। तो यहाँ पर आचार्य मम्मट ने स्पष्ट किया है कि यहाँ पर यद्यपि व्यंग्य अर्थ है, और व्यंग्य अर्थ है क्या, तो आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश के अंतर्गत मध्यम काव्य के स्वरूप ततस्य उसके उदाहरण के तुरंत बाद ये लिखा हुआ है कि अत्र वंजुल लता गृहे दत्त संकेता नागतेति व्यंग्यम गुणीभूतम। अत्र अस्मिन् उदाहरणे, इस उदाहरण के अंतर्गत यह व्यंग्य अर्थ है कि तूने संकेत स्थल पर मिलने के लिए कहा लेकिन फिर भी उपलब्धि नहीं हुई। अत्र वंजुल लता दत्त संकेता नागता, कि हे तरुणी तूने उस संकेत स्थल पर मिलने के लिए कहा था लेकिन न आगता, न धन आगता, लेकिन वहाँ पर तू नहीं आई। इति व्यंग्यम गुणीभूतम, यह व्यंग्य अर्थ यहाँ पर गौड़ हो जाता है। तो आचार्य मम्मट ने वहाँ पर और स्पष्ट किया, तदपेक्षया वाच्यस्यैव चमत्कारित्वात्, लेकिन इस व्यंग्य अर्थ की अपेक्षा जो वाच्य अर्थ है, वाच्य अर्थ क्या, कि उस तरुणी के मुंह की कांति म्लान हो गई, कोई जान नहीं पाया लेकिन उसके मुख की कांति म्लान हो गई, जिसको कहते हैं कि चेहरे उड़ गए। तो इस प्रकार से यह है यहाँ पर वाच्य अर्थ है, और यह वाच्य अर्थ ही सहृदयों को देश काल परिस्थिति के अनुसार विचार करके पूर्ण रूपेण विवेचन करके जो सहृदय हैं उनको व्यंग्य अर्थ जितना अच्छा प्रतीत होता है उतना अच्छा यहाँ पर यह व्यंग्य अर्थ नहीं है। इसलिए व्यंग्य अर्थ गौड़ हो गया, और गौड़ हो जाने के कारण यहाँ पर गुणीभूत व्यंग्य नामक यह द्वितीय काव्य का भेद हुआ। टीकाकारों ने दिखाया है कि यद्यपि यहाँ पर विप्रलंभाभास श्रृंगार है, यहाँ पर हम ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि जैसा हमने कहा कि विप्रलंभाभास एक वास्तविकता होती है, एक आभास होता है। आभास कैसे होता है कि जैसे कोई व्यक्ति हो और वो बड़ा हंसता हो और उसको आप मिर्चा खिला दीजिए तो तीखी से तीखी मिर्ची को खा करके भी यद्यपि उसके आंखों से आंसू गिरेंगे लेकिन फिर भी वो हंसता अगर रहता है तो एक रस होता है हास्य रस। वो हास्य रस वास्तविक नहीं है, वो है क्या, वो हास्याभास है। तो आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश के चतुर्थ उल्लास के अंतर्गत जहाँ पर रस का विवेचन किया है वहाँ पर बताया है, वहाँ रसों के नाम गिना दिए। श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानकाः, पुनः श्रूयन्ताम्, श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानकाः बीभत्साद्भुत संज्ञो चेत्यष्टौ नाट्य रसा स्मृताः। नाट्य साहित्य में 8 रस होते हैं, तो ऐसा नहीं कि आचार्य मम्मट ने 8 ही रस माना। आगे चलकर लिखा है, निर्वेद स्थायी भावोस्ति शांतोपि नवमो रसः
नौवां रस भी होता है और उसका जो स्थायी भाव है वो निर्वेद है। तो आते हैं अपने प्रसंग पर। तो ऐसे जो श्रृंगार रस का नाम प्रथम स्थान पर आचार्य मम्मट ने दिया, तो लिखा है आगे चल कर के वृत्ति में, तत्र श्रृंगार से दो भेदव, कि श्रृंगार रस के दो भेद हुआ करते हैं। और लिखा है संभोगो विप्रलंभश्च, पहला संभोग श्रृंगार और दूसरा विप्रलंभ श्रृंगार। तत्राद्या परस्परावलोकन अधरपान चुम्बनादि अनंतत्वात् एक अपरिच्छेद्य एक एव गण्यते। तो यह जो प्रथम भेद है संभोग का, तो आलिंगन अधरपान आदि 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 के आधार पर यह अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है, किंतु इसका एक ही भेद गिना जाता है। लेकिन अपरस्तु, लेकिन दूसरा अर्थात जो विप्रलंभ श्रृंगार है, तो लिखा अपरस्तु विरहेर्ष्या प्रवास शाप हेतु की पंचविधा, ये 5 प्रकार का होता है। तो यद्यपि आचार्य मम्मट ने अपने इस गुणीभूत व्यंग या मध्यम काव्य के अंतर्गत इस उदाहरण को दिया है, तो यद्यपि यहाँ ये रस का विषय माना जा सकता है, लेकिन यह विप्रलंभाभास श्रृंगार का उदाहरण है और वो रस माना ही नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ जो प्राप्त होता है कि व्यंग्य अर्थ है वह उतना अच्छा नहीं है, उस सहृदयों को आह्लादित नहीं करता जितना कि उस तरुण को देख करके और तरुणी के मुँह की कांति मलिन हो गई। मैं समझता हूँ ये उदाहरण, ये लक्षण, ये सुस्पष्ट है, सभी को अध्ययन करने वाले को यह पूर्ण रूपेण सुस्पष्ट प्रतीत होगा। और हम इसके आगे भी इसी प्रकार से आचार्य मम्मट का स्मरण करते हुए और अनेक वीडियो डालेंगे, जिसका कि आप लाभ अवश्य लें। जयतु संस्कृतम, जयतु संस्कृतम, जयतु संस्कृतम।